वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। गांधी जी और भगत सिंह दोनों की राहें अलग थी, मगर मुकाम एक था। एक सत्याग्रह का सिपाही था तो दूसरे को इनकलाब पसंद था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव में हूँ आपके साथ निशान मिश्रा। गांधी जी साल 1915 में भारत आए और देखते ही देखते वो भारत के राजनीतिक पटल पर छा गए। आजादी के बाद राष्ट्रपिता कहलाने वाले गांधी जी शायद भगत सिंह के मामले में थोड़े सुस्त हो गए और भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ आज ही के दिन शाम को फांसी पर लटका दिया गया। साल था 1931। भगत सिंह नास्तिक थे और गांधी जी परम आस्तिक, लेकिन धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत के दोनों ही विरोधी थे। साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लाला लाजपत राय की अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की लाठियों से हुई पिटाई ने युवा भगत सिंह को झकझोर कर रख दिया और यहीं से शुरू हुई आजादी हासिल करने की ललक। लाला जी की शहादत से दुखी भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए अपने दो साथियों के साथ मिलकर सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। इस मामले में भगत सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे भरोसेमंद सेनापति के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाने और राजनीतिक तरीके से लड़कर आजादी हासिल करने का फैसला लिया गया। खुद भगत सिंह चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को भारत के सीने में जल रही आग के वाकिफ कराया जाए। बस क्या था, असेंबली में बम गिराने की योजना बनी और भगत अपने दोनों साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ बम ब्लास्ट करा दिए। चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन खुद को गिरफ्तार कराने की योजना बनी थी। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह का बयान था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हमने वही किया। इस धमाके में किसी को हताहत करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर भी झूठे गवाहों और अंग्रेजी हुकूमत के दलालों की मुट्ठी गर्म करने के लिए सैंडर्स हत्याकांड का झूठा मुकदमा चलाया गया। झूठी गवाही देने वाले एक गद्दार को तो बकायदे राय बहादुर कहा जाने लगा, जिसका होनहार बेटा भारत का एक बड़ा पत्रकार बना। गद्दारों और दलालों की हमेशा से ही चांदी कटती रही है शायद। भगत सिंह जनहानि नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह बहरी अंग्रेजी सरकार के कानों तक देश की सच्चाई की गूंज पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के वक्त भगत सिंह के पास उस वक्त उनकी रिवॉल्वर भी थी। उधर भारत के युवाओं का क्रांतिकारी रुख लगातार अंग्रेजों को परेशान कर रहा था, जिससे तंग आकर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, जिसमें अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई। मगर बनावटी राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। आगे की कहानी जानने से पहले आइए देख लेते हैं आज के भारत की क्या राय है उस घटना के बारे में। सिर्फ चरखा काटने से या असहयोग आंदोलन से हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली। बिना बातचीत किए कोई रास्ता इसका नहीं निकल सकता है। तो महात्मा गांधी को 26 जनवरी 1931 को उन्होंने जेल से रिहा किया कि गांधी इरविन पैक्ट में अगर वो चाहते तो उनको छोड़ा जा सकता था, ये बात तय है। हमने समाज के जाने माने कुछ बुद्धिजीवियों से ये सवाल किया कि क्या गांधी इरविन पैक्ट के तहत भगत सिंह की फांसी को रोकी जा सकती थी, तो क्या जवाब मिला, आइए सुनते हैं। हाँ, जरूर रोका जा सकता था। गांधी जी ने सच्चे मन से इस मुद्दे को उठाया ही नहीं, और क्रांतिकारी जो उस शामिल थे वो उस मुहिम में, उन सब की बात उन्होंने की, लेकिन ना भगत सिंह जी की और सुखदेव जी की, राजगुरु जी की फांसी के बारे में कभी भी उन्होंने ना जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस ही उस समय राजनीतिक दल जो आज़ादी के लिए लड़ रहा था, जो दल, तो उसमें 2 धड़े हो गए थे ख़ास तौर से। एक जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, तो महात्मा गांधी का अपना एक रास्ता था और इससे इतर इस दल में
शामिल नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हुए, शहीद आजम भगत सिंह भी थे। लेकिन सिर्फ चरखा कातने से या असहयोग आंदोलन से हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली, ये बिल्कुल सत्य बात है। महात्मा गांधी का जहाँ योगदान है, लेकिन जिस शांत तरीके से वे काम कर रहे थे उससे शायद और 100 वर्षों तक देश को आज़ादी नहीं मिलती। और अंग्रेज अब ये समझ चुके थे कि जिस तरह ये स्वाधीनता के लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, बंगाल में, पंजाब में आंदोलनकारी जो हैं ये घटनाएं घटा रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, तो अब उनको ये समझ में आ गई थी बात कि बिना बातचीत किए कोई रास्ता इसका नहीं निकल सकता है। इस सवाल का जवाब सीधे तौर पे तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसके दो पक्ष हो सकते हैं। जो गांधी जी के बचाव के पक्ष में तथ्य पेश करते हैं, उनका कहना है कि गांधी जी ने प्रयास किया था, लेकिन उसके साथ ये भी कहते हैं कि जब ये फैसला हुआ था 7 अक्टूबर 1930 को, उस समय गांधी जी जेल में थे। इसलिए इसमें जो है दो लोगों का खास हाथ रहा है इस बातचीत को करवाने में। एक थे तेज बहादुर सप्रू और दूसरे थे श्री जयकर। इनके प्रयत्नों से ही 17 फरवरी 1931 को दिल्ली में गांधी और इरविन के बीच एक बातचीत शुरू होती है। ये कई दौर की बातचीत होती है दोनों में, और फिर आखिर में 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौता हो जाता है। और उस समझौते में जो खास शर्तें थी वो थी कि अभी तक जो भी सरकार के अध्यादेश हैं या जो चालू मुकदमे हैं जो स्वाधीनता सेनानियों पे, उसको सरकार वापस ले लेगी। क्या सत्य अहिंसा के नारे के बीच भगत सिंह का इनकलाब का नारा ही उनका दुश्मन बन गया? हाँ, एकदम। इनकलाब जिंदाबाद जो उनका नारा था, उन्हीं से उनको आपत्ति थी। अभी क्या है कि उस समय कांग्रेस बहुत स्ट्रोंग थी और हमारे जो वीर जवान और भी थे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, ये सब हुए। तो देखिए ना, ये जो नींव की ईंट थी, जिन्होंने बलिदान दिया, उनको तो पीछे रखा गया। ये सब जितने भी थे ये सामने आ गए। गांधी जी को ये रास्ता पसंद नहीं था, भगत सिंह का रास्ता तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि मैं बात करूँ, बंगाल में हूँ तो ये बात भी करूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी रास्ता उनको पसंद नहीं था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही जो सर्वमान्य नेता कांग्रेस के चुनाव में हुए और प्रधानमंत्री बनने की बात भी उन्हीं की थी। लेकिन बाद में ना वल्लभ भाई पटेल की बात, नेताजी तो चले गए थे उस समय तक इसे विरोध करके, और वल्लभ भाई पटेल ही चुने गए थे। वल्लभ भाई पटेल की प्रधानमंत्री बनने की बात थी, लेकिन वहाँ भी गांधी जी ने पटा लिया उनको, वल्लभ भाई पटेल को, कि भाई नेहरू जी इसमें जो है नाराज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने अपना वापस ले लिया नामांकन। और फिर आपको जैसे पता ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। भगत सिंह तो सीधा बोले थे कि हम अपने आंदोलन में जिस ऊंचाई तक चले गए हैं, अब अगर हम आजादी नहीं पाते हैं तो मेरा जिंदा रहना उस ऊंचाई से मेरे को नीचे ला देगा, मेरे आंदोलन का सब किया कराया बेकार हो जाएगा। जिंदा रहने का वो एक ही शर्त अपने दिमाग में रखे थे कि हम आजाद रहेंगे, हम किसी के गुलामी पे अंदर नहीं रहेंगे। इसलिए भगत सिंह कभी भी तैयार नहीं होते कि हम अंग्रेजों के सामने झुके और गांधी जी के रास्ते पे चले। जब सवाल भगत सिंह के फांसी का उठता है तो सबके जहन में एक ही सवाल गूंजता है कि आखिर क्यों शाम के वक्त उन्हें फांसी दी गई। भगत सिंह की फांसी जब होती है उसके बाद की एक घटना है, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करते थे उन दिनों, बाद में अभी भी होते हैं। तो उसके बाद एक अधिवेशन जो हुआ है वो अधिवेशन होता है लाहौर में। तो उस अधिवेशन में इनकी फांसी के 2 दिन बाद, यदि आज 23 मार्च है तो 25 मार्च 1931 को एक अधिवेशन होता है। वहाँ महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं इसके विरोध में। तो
कहीं ना कहीं जो बात है कि अंग्रेज सरकार को ये भयंकर डर था कि अगर ये फांसी जो है दिन में, ये फांसी 23 मार्च को मुकर्रर नहीं थी, ये फांसी दरअसल 24 मार्च को दिन के वक्त थी। ऑफिशियली ये फांसी 24 मार्च को दिन के समय जैसे दी जाती है, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि दिन को ही फांसी दी जाती है और दिन को ही इनकी भी फांसी मुकर्रर थी। लेकिन इस डर से, इस भय से कि लोगों को पता चलेगा तो पूरे देश में इसको लेकर बहुत बड़ा तमाशा, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, हो सकता है सरकारी संपत्ति नष्ट हो, इसलिए उन लोगों ने गुपचुप तरीके से ये जो फांसी है एक दिन पहले, ये शाम के वक्त जो फांसी 23 मार्च को दी गई, ये इसीलिए दी गई, इसी डर से। हर ओर गांधी इरविन समझौते की निंदा होने लगी। इस मसले से जुड़े सवालों के साथ हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर पर्चे बांटे जाने लगे। लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। ये आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात का आग्रह नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं तो समझौता नहीं। साल 1931 की 26 मार्च के दिन कराची में कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचते ही गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत काले कपड़े के फूलों से और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारों के साथ किया गया। इस विरोध को गांधी जी ने उनकी गहरी व्यथा और उससे उभरने वाले गुस्से का हल्का प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि इन लोगों में बहुत ही गौरव भरी शैली में अपना गुस्सा दिखाया है। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च को दोपहर में कई लोग उस जगह पहुंच गए जहां गांधी जी ठहरे थे। रिपोर्ट के अनुसार ये लोग चिल्लाने लगे कि कहां है भगत सिंह का खूनी। कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने भी गांधी जी और इरविन के समझौते का खुलकर विरोध किया। वे मानते थे कि अगर अंग्रेज सरकार भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ नहीं कर रही थी तो ये समझौता मानने की जरूरत ही क्या थी। अब सवाल उठता है कि सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की पहल क्या केवल इसलिए नहीं की क्योंकि भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद कहते थे? क्या इस कसूर की सजा फांसी है और झूठे गवाह को राय बहादुर करार देना जायज है? सत्ता के दलालों और देश के गद्दारों को ऊंचे आसन पर बिठाने वाले हम क्या अपने पूर्वजों से यही सीखे हैं? अहिंसा का पुजारी होने का दम भरने वाले समाज को यह भूलना नहीं चाहिए। आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, सोडित के बदले जहां अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।